कमल बिजारनिया स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन जो धान पढ़ रहे थे तो धान में बेसिकली अपने सब कंप्लीट हो गया था। बाकी जो टॉपिक बचा था उसमें आज अपने पार्ट 2 में अपन देखेंगे किस्में और पादप संरक्षण। तो सबसे पहले बात करें प्रमुख किस्में, तो धान की जो किस्में हैं इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली आपके 3 किस्में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सर्वप्रथम भारत में आयातित धान की बोनी किस्म तो कौन सी थी दोस्तों? सबसे पहले जो आयात हुई वो थी टीएन फर्स्ट। और ये कब आयात की गई? 1964 में। कब आयात की गई थी? 1964 में। टीएन फर्स्ट जो है इसका पूरा क्या नाम था? ताई चुंगा नेटिव फर्स्ट। क्या नाम था? ताई चुंगा नेटिव फर्स्ट। इसके बाद दूसरी जो किस्म आयात की गई थी वो थी IR8। दूसरी कौन सी किस्म आयात की गई? IR8। IR8 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण किस्म थी। मनीला फिलीपींस में विकसित की गई। मनीला में विकसित किसके द्वारा? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? डॉक्टर हेनरी एम बिचेल द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर हेनरी एम बिचेल द्वारा विकसित की गई थी। यदि अपन बात करें IR8 की तो IR8 के जो पेरेंट्स थे वो थे डिजियो वुजेन इनटू पेटा का संकरण है। किसका संकरण है? IR8 जो थी किसका संकरण थी? डिजियो वुजेन इनटू पेटा का। यदि बात करूं मैं भारत में तो ये भारत में कब आयातित हुई? 1965-66 में। भारत में कब आयात हुआ इसका? 1965-66 में। देखो IR8 जो है इसे विश्व में जादुई धान के नाम से भी जाना जाता है। IR8 को किस नाम से जाना जाता है? विश्व में जादुई धान, मिरेकल राइस इन वर्ल्ड की यदि बात करें तो IR8 रहेगी। इसके बाद 1968 में भारत में एक किस्म विकसित की गई जिसका प्रोडक्शन अन्य की तुलना में सर्वाधिक था। यानी आपके टीएन फर्स्ट जो है इससे भी ज्यादा और IR8 जो है इससे भी ज्यादा। कौन सी? जया। भारत में सन 1968 में किसके द्वारा? डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित। किसके द्वारा? डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित। जया जो थी इसके पेरेंट्स कौन थे? तो किस किस का संकरण है? टीएन फर्स्ट इंटू T141 का क्रॉस है। जया किसका क्रॉस है? टीएन फर्स्ट और T141 का। इसे भारत में जादुई धान की संज्ञा दी गई क्योंकि इसका प्रोडक्शन IR8 और टीएन फर्स्ट दोनों से ज्यादा था। भारत में क्या कहा गया? जादुई धान। किसको? जया को। मिरेकल राइस इन इंडिया जया और मिरेकल राइस इन वर्ल्ड तो IR8। यदि इन 3 किस्मों के बाद अपन बात करें तो आती है धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। तो धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म में आपके जगन्नाथ और सतारी धान। धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। तो उत्परिवर्तित किस्म में कौन सी हो जाएगी? आपके जगन्नाथ व सतारी धान। कौन सी हो जाएगी? जगन्नाथ व सतारी धान। यदि बात करें अपन धान के विश्व में
प्रथम संकर बासमती किस्म, धान की विश्व में प्रथम संकर बासमती किस्म, तो कौन सी हो जाएगी? PRH 10। विश्व में धान की प्रथम संकर बासमती किस्म, ध्यान रखना यहां कंफ्यूज होते हो, तो संकर बासमती किस्म है PRH 10। और यदि बात करें भारत में, तो भारत में धान की प्रथम संकर बासमती किस्म कौन सी हो जाएगी? भारत में धान की प्रथम संकर बासमती किस्म कौन सी हो जाएगी? CORH फर्स्ट, CORH फर्स्ट, या फिर इसी को किस नाम से जाना गया? MGR फर्स्ट। किस नाम से जाना गया? MGR फर्स्ट। ये क्या है? प्रथम संकर बासमती किस्म है। यदि तुम्हारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं धान की किस्मों में से, जैसे क्वेश्चन दिया गया कि धान की विश्व में उच्च उपज वाली गुणवत्ता युक्त बोनी किस्म, तीन चीजें आ रही है, हाई यील्डिंग, गुणवत्ता युक्त यानी क्वालिटी जो मेंटेन कर रही है, और बोनी, तो वो हो जाएगी पूसा बासमती फर्स्ट। धान की विश्व में उच्च उपज गुणवत्ता युक्त बोनी किस्म, तो ये कौन सी हो जाएगी? पूसा बासमती फर्स्ट। कौन सी हो जाएगी? पूसा बासमती फर्स्ट। क्लियर? अब यदि अपन बात करें धान की किस्मों में ही कि राजस्थान के लिए कौन सी किस्में सर्वश्रेष्ठ है, या राजस्थान में किन किस्मों की बुआई की जाती है, तो देखो 2011 कृषि पर्यवेक्षक में एक वैरायटी पूछी गई थी, सीता। हाँ, ये राजस्थान में ही बोई जाती है। राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में, राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्में, यदि मैं राजस्थान में जो बोई जाने वाली किस्में हैं इनकी बात करूं तो रत्ना, जया, चंबल, कावेरी, सीता, रत्ना, जया, चंबल, कावेरी, सीता, BK 79, BK 109, फिर आपके कस्तूरी, गोविंद, यही मोस्टली किस्में हैं जो राजस्थान के लिए उपयुक्त है। यदि तुम इसमें देखना चाहो तो एक बाला और ले लेना जो सीधी बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये किस्में मोस्टली राजस्थान में बोई जाती है। इनमें से सीता पूछी गई थी, सीता किसकी किस्म है, तो सीता धान की वैरायटी है जो राजस्थान के लिए उपयुक्त है। इसके बाद यदि अपन बात करें जलमग्न क्षेत्रों में या जलमग्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म की, धान की जलमग्न क्षेत्रों के लिए या अधिक पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म, तो ध्यान रखना जलमग्न से ही नाम याद रह जाएगा। क्या है ये? जलमग्न ही है, किस्म का नाम भी क्या है? जलमग्न। यदि धान की लवणता रोधी किस्मों की बात करें, धान की लवणता रोधी किस्में, तो धान की लवणता रोधी किस्मों में दो किस्में प्रमुख है, IR8 व लूणीश्री। कौन सी है? IR8 व लूणीश्री। धान की लवणता रोधी किस्में कौन सी हो जाएगी? IR8 और लूणीश्री। इनके अलावा यदि अपन बात करें, बाला की जब बात की थी तो इसको लिख लेते हैं सीधी बुआई हेतु, सीधी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म। तो सीधी बुआई के लिए
बाला और पूसा 221, बाला और एक देख लेना पूसा 221। ये जो दोनों किस्में हैं वो धान की सीधी बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इनके अलावा यदि अपन बात करें धान की अन्य किस्मों की और कोई सी भी, तो धान की लगभग 2000 से 2500 के समथिंग कंप्लीट किस्में हैं। आपको उतनी किस्मों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, मोस्टली जो पूछी गई है या जो पूछी जानी योग्य है उनमें आपके साकेत 4 है, माही, सुगंधा। अन्य किस्मों में साकेत 4, माही, सुगंधा। अब देखो साकेत 4, माही, सुगंधा, इनके अलावा यदि अपन बात करें तो आपके पूसा, सुगंध 2, 3 और 5, पूसा, सुगंध 2, 3, 4 और 5, ये धान की अन्य किस्में हैं। इनके अलावा धान की और कोई किस्म मोस्टली नहीं पूछी जाती है। यदि पूछी जाए तो HRI 120 पूछी जा सकती है, आज तक नहीं पूछी गई है। HRI 120 ये भी धान की प्रमुख किस्म है, लेकिन ये आज तक पूछी नहीं गई है। तो धान की मोस्टली किस्में इतनी है जो कि सबसे ज्यादा पूछी गई है या पूछी जाने योग्य है। धान की किस्मों में से एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण। यदि पादप संरक्षण की बात करें तो पादप संरक्षण जो है इसमें अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक धान के प्रमुख रोग और एक धान के प्रमुख कीट। सबसे पहले यदि मैं बात करूं प्रमुख रोगों की, प्रमुख रोग, तो धान का एक रोग है कौन सा, ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट। क्या कहेंगे, भूरा पत्ती धब्बा रोग। क्या कहेंगे, भूरा पत्ती धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट या भूरा पत्ती धब्बा रोग। अब देखो रोग जो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा फैलता है। सबसे पहले कवक जनित है, जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि ये किसके द्वारा फैलता है, कवक जनित रोग है। धान में कवक जनित रोग है। अब गुरुजी कवक जनित रोग है तो कौन सा कवक फैले। दूसरी बात कि ये फैलता किस कवक से है, तो इसके लिए जिम्मेदार जो कवक है या इसका रोगजनक जो है, रोगजनक क्या हो जाएगा, हेलियंथोस्पोरियम। रोगजनक क्या हो जाएगा, हेलियंथोस्पोरियम ओराइजी। ध्यान रखना, हेलियंथोस्पोरियम ओराइजी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो रोग है ब्राउन लीफ स्पॉट वो धान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों गुरुजी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखे, तो 1943 में, सन 1943 में बंगाल का जो अकाल पड़ा था, बंगाल का अकाल इसी रोग के कारण पड़ा था। कौन से के कारण, ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण ही 1943 में बंगाल का अकाल पड़ा। इसलिए यह जो रोग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद यदि दूसरे रोग की बात करें अपन, तो आपके दूसरा आता है टुंग्रो रोग। अब टुंग्रो रोग जो है दूसरा कौन सा आ जाएगा, टुंग्रो रोग। अब ये सबसे पहले अपने को वही पता होना चाहिए किसके द्वारा फैलता है, तो विषाणु जनित रोग है। ध्यान रखना, जो भी विषाणु जनित रोग है उनमें मोस्टली ये पूछा जाता है कि इसका जो वायरस है उसका वाहक कौन होता है। क्यों, क्योंकि विषाणु जो है वो न तो सजीव है ना ही निर्जीव है, यानी दोनों के बीच की कड़ी है। विषाणु क्या है,
सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है विषाणु? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी वाहक की आवश्यकता होती है। तो अपन यहां क्या कह सकते हैं कि इस रोग के वायरस का वाहक, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है टुंग्रो रोग के वायरस का वाहक है, तो यह है ग्रीन प्लांट होपर। क्या है? ग्रीन प्लांट होपर। क्लियर? इसके बाद यदि मैं अगले रोग की बात करूं तो अगला रोग है जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अब देखो, आपको नाम से पता चल गया क्या है? जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो ये बीएलबी जो है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है, बैक्टीरिया से पता चल गया कि ये जो भी फैलेगा किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा फैलेगा। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। और जीवाणु कौन सा? तो ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक कवक द्वारा फैलता है। जीवाणु पत्ती झुलसा रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी द्वारा फैलता है। ये मोस्टली नर्सरी में होता है, तो इसे क्या कहते हैं? नर्सरी का क्रेसेक रोग। नर्सरी का क्रेसेक रोग या कैंसर रोग भी कहते हैं। नर्सरी का क्रेसेक या कैंसर रोग किसको कहते हैं? जीवाणु पत्ती झुलसा रोग को नर्सरी का क्रेसेक या कैंसर रोग भी कहा जाता है। अब जहां कहीं पे भी जीवाणु पत्ती झुलसा रोग का नाम आता है तो उसके नियंत्रण हेतु तुम्हें केवल एक चीज ध्यान रखनी है। क्या? COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। यदि बात करूं मैं इसके नियंत्रण की, तो इसके नियंत्रण में क्या कर देंगे? 0.3% COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड व 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। का छिड़काव किया जाता है। किसके नियंत्रण है? तो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग के लिए। अब इसके बाद यदि अपन अगले रोग की बात करें तो अगला रोग आपके आ जाता है ब्लास्ट रोग। अब ब्लास्ट रोग में देखो, ब्लास्ट रोग भी किसके द्वारा? कवक द्वारा ही फैलता है। ब्लास्ट रोग किसके द्वारा फैलता है? दान का ब्लास्ट रोग। तो इसमें भी अपन क्या कह देंगे? कवक जनित है। किसके द्वारा फैलता है? कवक द्वारा फैलता है, कवक जनित रोग है। अब कवक जनित फैलता है तो अपने को पता होना चाहिए कि कवक द्वारा फैलता है तो किस कवक के द्वारा फैलता है? तो यह फैलता है पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक द्वारा फैलता है। इसके इलाज के लिए अपने को क्या है? मोस्टली रोगरोधी किस्में अपनानी चाहिए। रोगरोधी किस्में, तो दान की कौन सी किस्में है जो कि रोगरोधी? यह नियंत्रण के लिए मैं बात करूं तो मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं। यदि फंजीसाइड की बात करें तो मैनकोजेब का प्रयोग करेंगे, लेकिन रोगरोधी किस्मों में बादामी और तारा दो प्रमुख किस्में हैं जो ब्लास्ट रोगरोधी है। बादामी व तारा जो किस्में हैं वो ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है। इसके बाद यदि अपन बात करें अगले रोग की तो अगला जो है
सबसे ज्यादा पूछा गया 11th क्लास से लेकर पीएचडी तक के एग्जाम में, सभी साइंटिस्ट ले लो, लेक्चरर ले लो या टीचर्स ले लो, सबकी पसंद जो है दान का खेरा रोग। पर ईयर एक कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। एग्रीकल्चर में यदि अपन बात करें जेट में पूछा जाएगा, जेट में नहीं पूछा गया तो बीएचयू में पूछा जाएगा, और बीएचयू में नहीं पूछा गया तो फिर 100% आईसीआर में तो पूछा ही जाएगा। तो खेरा रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। किसके कारण होता है? जिंक तत्व की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसके लक्षण जो है वो मोस्टली कब दिखाई देते हैं? तो या तो नर्सरी में दिखाई देते हैं या रोपाई के 2 से 3 सप्ताह के अंतराल पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे बनने लग जाते हैं। लक्षण नर्सरी में या रोपाई के 2 से 3 सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं। लक्षण कब दिखाई देते हैं? नर्सरी में या रोपाई के 2 से 3 सप्ताह में। क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो पत्तियां पीली पड़ना व पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे। क्या लक्षण दिखाई देता है? पत्तियां पीली पड़ना व पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे। पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे। ठीक है, अब नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? तो जिंक का छिड़काव करेंगे और 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करते हैं। खेरा रोग के नियंत्रण हेतु क्या करते हैं? 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव। ठीक है, मोस्टली रोग यही है। इनके बाद यदि अपन बात करें तो आपके आता है प्रमुख कीट। सबसे पहला जो कीट है वो आता है गंदी बग या धान का गंदेला कीट। नंबर 1 गंदी बग या सैन्य कीट भी बोलते हैं इसको। क्या कहेंगे? आर्मी वॉर्म। अब देखो आपके ये जो है गंदी बग या सैन्य कीट जो है उसके कारण क्या होता है? खेत में दुर्गंध आती है, इसलिए इसे गंदेला कीट कहते हैं। इसके निम्पोर प्रोड जो है वो रात्रि के समय आक्रमण करते हैं और दाने जब दूधिया अवस्था में होते हैं तो उन दानों का रस चूसते हैं। क्या कहोगे? प्रोड व निम्फ दोनों अवस्था हानिकारक, दोनों अवस्था हानिकारक है। ये रात्रि के समय दूधिया अवस्था में दानों से रस चूसते हैं। ठीक है, यदि बात करें खेत से दुर्गंध आती है, बालियां खाली रह जाती है, जिसके कारण कैसी दिखाई देती है? सफेद रंग की दिखाई देती है, जिसके कारण सफेद दिखाई देती है,
जिसके कारण क्या होता है, बालियां सफेद रंग की दिखाई देती है। क्लियर। इसके बाद यदि अपन बात करें दूसरे कीट की, तो वो आता है आपके भूरा फुदका, ब्राउन लीफ होपर। धान का भूरा फुदका, ब्राउन लीफ होपर। भूरा फुदका। अब देखो पहला जो था कौन सा, सैन्य कीट या गंदेला कीट, उसके निम्फ और प्रौढ़ दोनों हानिकारक है। रात्रि के समय पौधों की जब दूध या अवस्था होती है, बालियों में दाने बनने लग जाते हैं और दानों में दूध बनने लगता है, उस समय दानों से रस चूसते थे। ब्राउन लीफ होपर जो है ये क्या है, भूरे रंग का कीट होता है। और इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये एक वायरस जनित रोग होता है आपके ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट, तो ये ग्रासी स्टंट का वाहक भी होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है। तो ग्रासी स्टंट रोग के वायरस का वाहक, यदि अपन बात करें कि होता कैसा है, तो भूरे रंग का कीट, नाम से पता चल रहा है ब्राउन लीफ होपर यानी भूरे रंग का कीट है। अब इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। आपके एक और रोग है तना छेदक या स्टेम बोरर, जो डेड हार्ट उत्पन्न करता है। वो दान का सबसे खतरनाक कीट है और उसमें भी क्या होता है, बालियां सफेद हो जाती है। तना छेदक स्टेम बोरर, तना छेदक या स्टेम बोरर, तना छेदक या क्या कहेंगे, स्टेम बोरर। तो यह सबसे खतरनाक कीट, धान की फसल का सबसे खतरनाक कीट, धान की फसल का सबसे खतरनाक कीट, सबसे खतरनाक कीट धान में डेड हार्ट उत्पन्न करता है। तने पर डेड हार्ट यानी मृत धब्बे, डेड हार्ट उत्पन्न करता है। इसके प्रकोप से बालियां सफेद दिखाई देने लगती है, बालियां सफेद दिखाई देने लगती है। आपके मोस्टली जो है वो यही कीट है। यदि इसके जो सबसे हानिकारक है, इसके लिए अपन नियंत्रण की बात करें तो कारटेप का प्रयोग करते हैं। कारटेप हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक और कीट है जो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखना, हिप्सा कीट। यह भी किसका प्रमुख कीट है, तो हिप्सा कीट भी धान का ही प्रमुख कीट है। अब नीले रंग का कीट होता है ये कोलियोप्टेरा गुण का, नीले रंग का गण कौन सा है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा गण का नीले रंग का कीट होता है हिप्सा कीट। कीट मोस्टली इतने ही है दान में, आपके और कुछ नहीं है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो एक आपके पूछा जा सकता है कि भंडारण के समय नमी कितनी होनी चाहिए। तो धान में भंडारण के समय नमी कितनी होनी चाहिए, 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नमी कब, भंडारण के समय, भंडारण के समय नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी नमी कितनी होनी चाहिए, 12% होनी चाहिए। इसके अलावा यदि अपन बात करें उपज की, तो धान की सामान्य जो उपज है वो मानी जाती है 25 से 30 क्विंटल। सामान्य उपज कितनी मानी जाती है,
सामान्य उपज 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। लेकिन देखो धान में सामान्य उपज कभी नहीं पूछी जाती, या तो पूछा जाएगा कि सिंचित क्षेत्रों में उपज कितनी होती है, या पूछा जाएगा असिंचित क्षेत्रों में उपज कितनी होती है। तो असिंचित क्षेत्र जो है उनमें 35 से 45 उन्नत किस्मों से यदि अपन बात करें, उन्नत किस्मों से, तो असिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। और अब देखो सिंचित जो क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्रों में, अब सिंचित क्षेत्रों में उपज बढ़ेगी कि कम होगी, तो सिंचित क्षेत्रों में साधारण सी बात है कि इससे लगभग 15 से 20 क्विंटल उपज ज्यादा होगी, तो 50 से 60 क्विंटल कितनी हो जाएगी, 50 से 60 क्विंटल उपज पर हेक्टेयर। ध्यान रखना यदि सामान्य उपज पूछे 25 से 30 क्विंटल, उन्नत किस्मों से यदि बात करें असिंचित क्षेत्रों की तो 35 से 45 क्विंटल, और यदि सिंचित क्षेत्रों की इरिगेटेड एरिया जो है उनकी बात करें तो 50 से 60 क्विंटल उपज पर हेक्टेयर होती है। धान आपके मेरे हिसाब से कंप्लीट। कल अपन जो अगली फसल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गेहूं।